Hello guys, how are you all? This is Sabah and you are on my channel, The Pioneer of a Tailor. So guys, today we will discuss about lesson 4 and the name of the lesson is From the Diary of Anne Frank. So before start the lesson, let's know that who is Anne Frank. So guys, Anne Frank was born on 12 June 1929 in February. And she was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. So guys, जब World War II चल रही थी और उस टाइम जब जर्मनी में हिटलर का उदय होता है तो उस टाइम में एम्स्टर्डम के अंदर जब ये एम्स्टर्डम से ये मूव कर करके नीदरलैंड जब ये लोग गए थे एंड फ्रैंक और एंड फ्रैंक की फैमिली, उस टाइम उन्होंने इस डायरी को लिखना शुरू किया था. सो हर फैमिली हैड मूव्ड to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. लेकिन उसके बाद ये लोग छुप तो गए थे लेकिन फिर नाजी ऑक्यूपेशन के जो लोग थे उन्होंने उनको ढूंढ लिया था, ये लोग ट्रैप कर लिए गए थे, उनको पकड़ लिया गया था. The family went into hiding in July 92 in hidden room in her father Otto Frank's office building. ये पूरी फैमिली जो थी जब डेविश वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज हुई और जो इन लोगों को खोजा जाने लगा तो ये लोग क्या 1942 में एक हिडन रूम में जो कि इनके फादर थे ओटो फ्रैंक उनके ऑफिस की बिल्डिंग में गए. और वो ऑफिस की जो रूम था वो किस तरह का था कि जो सामने की तरफ बुक शेल्फ्स थी और उस बुक शेल्फ्स के पीछे एक डोर था जिसमें जिस रूम के अंदर जहाँ पर लोग रह रहे थे इस तरह का वो रूम था इनके ऑफिस में. तो उस जगह पे लोग छिपे हुए थे. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बेट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम where and died of typhoid in Bergen-Belsen within day of her sister Margot Frank. और जब ये सब इनको जिस टाइम लोग को पकड़ कर ले जाया गया कंसंट्रेशन सेंटर में उस कैंप में जहाँ पर लोग को जो जर्मन मैन थे जो हिटलर्स की बातों को नहीं मानते थे, हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे, तो उनको पकड़ करके ले जाया गया था कंसंट्रेशन कैंप में. तो इन लोगों को भी 2 साल छुपने के बाद आखिर में ये पकड़ लिए गए थे. तो वहाँ पर एने फ्रैंक की मृत्यु हो गई थी टाइफाइड से, इसकी बहन मार्गोट फ्रैंक की भी हो गई थी. सो हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड. और जब लड़ाई ख़त्म हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो गया तो इनकी फैमिली के में सिर्फ इनके फादर ओटो फ्रैंक थे जो कि एम्स्टर्डम वापस आए थे और फैमिली के एकमात्र सर्वाइवर बचे थे. सो जब वो वापस आया टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. और जब वो वापस आए तब एने फ्रैंक की जो डायरी थी जो उन्होंने इस बीच में 2 सालों के बीच में लिखी हुई थी वो वहाँ पर सेव थी. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को एक ट्रिब्यूट देने के लिए और उस टाइम में इन लोगों के ऊपर क्या बीता, इन लोगों ने क्या झेला उसको बताने के लिए उन्होंने उस डायरी को द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नेम से पब्लिश करवाया. सो द डायरी वॉज गिवन टू एने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे and chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. ये जो डायरी थी जो जिसको उन्होंने पब्लिश करवाया था जिसमें एने फ्रैंक ने अपनी बातें लिखी हुई थी, वो डायरी एने फ्रैंक को 13 बर्थडे पे मिली थी. और वहाँ पर उसने मीन्स एने फ्रैंक ने 12 जून 1942 से लेकर के जो फाइनल एंट्री उनकी लास्ट थी वो 1 अगस्त 1944 तक की थी. सो इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक. तो इस डायरी को वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि 65 लैंग्वेजेस ऐसी हैं वर्ल्ड में जिसमें इस डायरी को ट्रांसलेट किया गया. हालांकि ये तो पहले ओरिजिनल डच में ही थी बट उसको बाद में 65 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और आज ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुकों में से एक है. और गाइज देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म, इसके ऊपर बहुत सारे फिल्म बनाई गई या टेलीविज़न बनाया गया, थिएटिकल प्रोडक्शन इसके ऊपर हुए और तो और इसके ऊपर एन ओपेरा भी बनाया गया बेस्ड ऑन द डायरी. इस डायरी के बेसिस पर ही डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ
डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। इस डायरी के अंदर वो सब कुछ है, वो सारे फीचर्स हैं, वो सारी फीलिंग्स हैं जो कि नाजी ऑक्यूपेशन को झेलते हुए वहाँ पर जो भी झेला था एने फ्रैंक ने, वो यहाँ पर उसने लिखा हुआ था। सो एने फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट नोन एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम। और उस टाइम में जितनी भी जिन लोगों ने झेला था उसमें से एने फ्रैंक जो एक थी सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाली एक ऐसी विक्टिम बन गई थी जिनको आज भी लोग जानते हैं। सो गाइज, अब हम आते हैं इस लेसन की समरी पर, क्योंकि पूरा लेसन कवर कर पाना बहुत लंबी हो जाएगा। सो यहाँ पर हम सिर्फ उसकी समरी ही देखेंगे। सो एने इज़ अ लिटिल नर्वस अबाउट राइटिंग अ डायरी दो शी इज़ इंटरेस्टेड इन इट। जो एने थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि वो डायरी लिखे, हालांकि उसको इंटरेस्ट था इसके अंदर। शी थिंक्स इट टू बी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर टू रीजन। Firstly, she has never written anything earlier, and secondly, she thinks that neither she nor anyone else would be interested in the thought of teenager. पहली बात जो उसको कंफ्यूज कर रही थी वो तो ये थी कि पहली बात उसने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा था, और दूसरी ये चीज़ थी कि क्या कोई और या वो खुद इस बात में इंटरेस्ट होगी कि टीन एज लड़की जो है उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट लिया जाए, क्या उसको कोई पढ़ेगा, उसके थॉट्स को कोई समझेगा। सो स्टिल शी resolves to start writing as she thinks that she would be able to confide in her feeling with the diary without any hesitation and that she would feel lighter in heart। लेकिन उसके बाद उसने ये अपने दिल को समझाया। खुद को समझाने के बाद पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंट हो गई कि अपनी फीलिंग को वो डायरी में बताएगी, डायरी को बताएगी विदाउट एनी हेजिटेशन। वो सब कुछ डायरी में लिखेगी और उसके बाद उसका जो दिल था वो बहुत ही, मन जो था उसका बहुत ही हल्का हो जाता है। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ टीनेजर एने वाज क्वाइट अलोन एंड हैड नो फ्रेंड्स। टीनेज होने के बाद भी एने के पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी वो अपने को अकेला महसूस करती थी। शी वॉज एन इंट्रोवर्ट गर्ल बट लॉन्ग टू हैव अ ट्रू फ्रेंड। वो एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, लेकिन फिर भी वो ये चाहती थी कि एक सच्चा फ्रेंड उसकी ज़िंदगी में होता। सो हर पेरेंट्स, सिस्टर एंड आंट्स लव्ड हर वेरी मच। ऐसा नहीं था कि उसके पास फैमिली नहीं थी, उसके पास लोग नहीं थे। उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। स्टिल शी वॉज फेल्ट अ स्ट्रॉन्गर अर्ग ऑफ हैविंग अ ट्रू फ्रेंड विद होम शी कुड शेयर हर फीलिंग्स विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन उसके बाद भी उस अपने उसकी लाइफ थी उसमें एक ऐसे फ्रेंड की कमी उसको महसूस होती थी जिससे वो अपनी जो फीलिंग्स थी उसको विदाउट एनी हेजिटेशन शेयर कर पाए। सो वन डे व्हेन एने वाज फीलिंग अनहैप्पी एंड डिप्रेस्ड शी रिकॉल्ड द सेइंग दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंट देन प्यूपिल। एक दिन जब वो बहुत ज़्यादा उदास होकर के बैठती है, सोच रही होती है, अपने चिन के नीचे हाथ रखते हुए सोचती है, तब उसको एक बात याद आती है। ऐसा उसने कहीं सुना था या पढ़ा था कि जो पेपर होता है वो क्या होता है, पेपर में किसी भी प्यूपिल से भी ज़्यादा पेशेंस होता है। अब वो इसको आप दो मीनिंग में ले सकते हैं। एक तो ये कि वो पेपर किसी से जा कर के बतलाएगा नहीं जो भी फीलिंग्स शेयर की गई होंगी, और या फिर एक ये चीज़ थी कि उस टाइम में जब नाजी ऑक्यूपेशंस बढ़ रही थी, हिटलर के जो दबाव था वो लोगों पर बढ़ रहा था, उस टाइम किसी से भी किसी के ऊपर फेथ नहीं हो सकता था कि इसमें कौन सा ऐसा ग्रुप में कौन सा ऐसा पर्सन है जो जा करके वहाँ पर कंप्लेन ना कर दे। सो उस चीज़ को दो मतलब हम इसको ले निकाल सकते हैं दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर के ऊपर इतना पेशेंस होता है कि वो किसी पीपल को जा करके नहीं बताएगा, पीपल से भी ज़्यादा उसके अंदर पेशेंस होता है। सो शी कंटिन्यू टू ब्रोड अबाउट हिज thought and came to a conclusion that it was indeed right। और आखिर में वो सोचते सोचते इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि वो उस डायरी को लिखेगी। सो दिस इनकरेज्ड हर टू राइट अ डायरी। इसने ये जब अपने आप को रियलाइज़ कर लिया कि पेपर के पास पीपल से भी ज़्यादा पेशेंस होता है, तो उसने फिर डायरी को लिखना शुरू किया। शी आल्सो रिसॉल्व्ड नॉट टू अलाउ एनीवन रीड द स्टफ शी रोट अंटिल शी फाउंड अ रियल फ्रेंड। और उसने ये भी अपने आप को समझा लिया था कि वो तब तक किसी को पढ़ने को अलाउ नहीं करेगी जब तक कि उसको कोई अच्छा फ्रेंड नहीं मिल पाता। एज शी ट्रीटेड हर डायरी टू बी टू हर गुड फ्रेंड। और उसके बाद उसने उस डायरी को अपने एक सच्चे फ्रेंड के रूप में ट्रीट करना शुरू किया और उसका एक बहुत ही प्यारा सा नाम रखा, किटी। शी आल्सो रिसॉल्व्स अडॉप्ट अ नॉवल मेथड ऑफ राइटिंग इट बिकॉज नोबडी वुड अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड ऑफ व्हाट शी राइट इफ शी बिगिंस राइटिंग स्ट्रेट वे
अगर वो नॉवल की तरह से उसने क्या किया, उस डायरी में एक नॉवल का जो मेथड होता है उसमें उसने उस तरह से लिखना शुरू किया, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट लिखना शुरू कर देती तो लोगों को समझ ही ना आता, कोई समझ ही नहीं पाता कि उसने वो क्या लिखा, एक सिंगल वर्ड की भी किसी को समझ में ना आता। सो शी गिव्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ फैमिली इन द बिगनिंग। तो उसने क्या किया, अपनी फैमिली का एक थोड़ा सा ब्रीफ स्केच दिया। क्या लिखती है एने फ्रैंक? एने राइट्स दैट हर फादर is an adorable man and had married her mother when he was 36 and she was 25। क्या बताती है अपने फादर के बारे में, यानी कि उनके पिता जो थे एक बहुत ही एडोरेबल मैन थे, उन्होंने तब तक उनकी माँ से शादी नहीं की जब तक उनकी उम्र जो थी वो 36 ना हो गई, और उनकी जो मदर थी उनकी एज उस टाइम 35 थी। हर एल्डर सिस्टर मार्गोट was born in Frankfurt, Germany in 1926 and she herself was born on 12 June 1929। उन्होंने बताया कि मार्गोट जो कि उसकी बहन थी वो जर्मनी में 1926 में पैदा हुई थी, और खुद जो एने फ्रैंक थी वो 12 जून 1929 को पैदा हुई थी, मीन्स 3 साल के बाद। शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल द एज ऑफ 4। जब तक वो 4 साल की तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रहती थी। हर फादर इमिग्रेट टू हॉलैंड इन 1933 अकम्पैनिड बाय हर मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। उनके पिता जो थे वो वहाँ से मिग्रेट कर गए थे 1933 में हॉलैंड में, अपनी मदर इनकी जो माँ थी एडिथ हॉलैंड फ्रैंक के साथ वहाँ से वो चले गए थे। मीनवाइल एने एंड हर सिस्टर वर सेंट टू एचेन टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर। और उस टाइम जब वो वहाँ से हॉलैंड गए थे तब ये जो एना थी उनकी जो सिस्टर थी मार्गरेट, उनको उनकी माँ ग्रैंड मदर जो थी उनके पास रहने को भेज दिया गया था। सो बैक इन हॉलैंड शी वॉज एडमिटेड टू द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। तो हम हॉलैंड की तरफ वापस आते हैं तो वहाँ पे वो लिखती हैं कि उनको मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में एडमिट किया गया। इन एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हर स्कूल लाइफ एंड मेक्स अ स्पेशल मेंशन ऑफ मिसेस कूपरस, हर टीचर एंड द हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल। अपने स्कूल की जो लाइफ थी उसके बारे में लिखते हुए उन्होंने जो उनकी मिसेस कूपरस थी और इनके स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थे उनके बारे में अपनी फीलिंग लिखी है फ्रैंक ने। और शी वॉज सो डियर टू हर, उन्होंने ये भी लिखा कि बहुत ज़्यादा उनको प्यार करती थी। दैट दे बोथ हैड अ टीयरफुल फेयरवेल एट द एंड ऑफ द ईयर। और साल के अंत में जब वो वहाँ से रुखसत हो रही थी, वहाँ से जा रही थी, तो उन दोनों ने एक दूसरे को आंसुओं वाला विदाई दिया था। एनेस ग्रैंड मदर फेल इल इन समर ऑफ 1941। फिर वो बताती हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो 1941 में थोड़ा सा बहुत बीमार होती हैं, एंड शी हैड टू ऑपरेटेड अपॉन बट शी डाइड इन जनवरी 1942। 1941 से उनकी बीमारी शुरू होती है और जनवरी 1942 में आती है तो उनकी भी डेथ हो जाती है। एंड आई लव्ड हर ग्रेटली एंड थॉट अ लॉट अबाउट हर। एना जो थी वो अपनी ग्रैंड माँ को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचती थी। सो एना's बर्थडे फेल इन जून 1942 and the solemn celebration also included lighting a candle in the memory of the departure ग्रैंड मदर। सो जून में जब इनकी बर्थडे पड़ती है तब इनके बर्थडे जब मनाया गया उस टाइम में एक कैंडल जो थी उसको और लेट किया गया और जलाया गया। क्यों? अपनी जो ग्रैंड मदर थी उनकी याद में। नेक्स्ट स्टेंजा जो पैराग्राफ है उस पर हम आते हैं। सो ऑन संडे 20 जून 1942 एंड फ्रैंक मेट फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी। 20 जून 1942 दिन सैटरडे ने उन्हें बताया एन फ्रैंक ने उस डायरी में अपनी पहली एंट्री की। वो एंट्री क्या थी? इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर एड्रेस टू हर डियर किटी। ये जो लिखा था उन्होंने वो अपने डायरी को एक छोटा सा जो लेटर लिखा था उस फॉर्म में उन्होंने लिखा था। शी रोट अबाउट हर क्लास अफेयर्स। उन्होंने उसमें क्या लिखा? अपनी क्लास के बारे में लिखा। इट वॉज द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड स्टूडेंट्स वर फुल ऑफ एंग्जाइटी। और उन्होंने क्या लिखा कि ये जो दिन था वो ऐसा दिन था जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला था और सारे स्टूडेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे, परेशान थे। देयर वर बेट्स among the classmates over who would go to the next form and who might fail in doing so। और सब में इस बात पर बेट लग चुकी थी कि आखिर उनमें से कौन ऐसा है जो पास होकर के नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, फॉर्म मतलब नेक्स्ट क्लास में जाएगा, और कौन है जो फेल होकर के यहीं रह जाएगा। एंड आई ऑल्सो मैंशन दैट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर एंड वन कांट टेल एनीथिंग अबाउट देम। एने ने उस जगह पर ये लिखा हुआ है कि जो टीचर्स हैं इस दुनिया के सबसे मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं, और ये बताया कि कोई भी उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। हाउ एवर द स्टूडेंट्स हैड नो ऑप्शन अदर देन वेटिंग फॉर द रिजल्ट। क्योंकि स्टूडेंट्स के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो टीचर से पूछने के बजाय चुपचाप बैठ करके रिजल्ट का वेट करते। नेक्स्ट जो उन्होंने अपना
एक्सपीरियंस शेयर किया है एंड डिस्क्राइब हर एक्सपीरियंस विद हर मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कीसिंग। इन्होंने जो अपना नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो हमसे शेयर किया डायरी के अंदर, वो क्या था, उनके मैथमेटिक्स टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर कीसिंग। शी राइट्स दैट वन डे मिस्टर कीसिंग पनिश्ड हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास, क्योंकि एना फ्रैंक जो थी बहुत ही टॉकटिव थी, बहुत ही ज़्यादा बातें करती थी। तो उनकी मैथ की क्लास के जो टीचर थे मिस्टर कीसिंग जो थे, उन्होंने उनको पनिश किया। क्लास में कैसे किया? ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एंड आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स। तो उन्होंने पनिश कैसे किया? पनिश इस तरह से किया कि एने फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया एक ऐसे लिखने के लिए, किस पर? एक चैटर बॉक्स के ऊपर। एने फ्रैंक ने उसके ऊपर लिख दिया और लिखने के बाद भी वो फिर से बातें करती रही क्लास में। फिर जो मिस्टर कीसिंग थे, उन्होंने फिर से एक अनदर ऐसे लिखने को उनको बोला। इस बार जो टॉपिक दिया वो क्या था? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल कहते हैं ऐसे चीज़ को जिसको सुधारा ना जा सके, इट मीन्स जिसको करेक्ट ना किया जा सके, ऐसे इसके ऊपर उन्होंने लिखने को ऐसे दिया। सो मिस्टर कीसिंग लाइक द एसेज रिटन बाय एने फ्रैंक। एने फ्रैंक ने फिर इसके ऊपर इसको एक ऐसे फिर से लिख दिया। टीचर को, मिस्टर कीसिंग को वैसे भी बहुत पसंद आया, बट इतनी पनिशमेंट के बाद भी एने फ्रैंक ने बातें करना उनकी क्लास में नहीं छोड़ा। इट मीन्स बातें करना, इट मीन्स वो उस लेसन को जिसको पढ़ा रहे होते थे उसके बारे में वो पूछती रहती थी, क्वेश्चंस पुटअप करती रहती थी, और वो उन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा। तो एने कुड नॉट गिव अप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास। उन्होंने नहीं छोड़ा अपनी उस जो उनकी हैबिट थी उसको नहीं छोड़ पाई। सो एज अ पनिशमेंट मिस्टर कीसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे और एन अनयूजुअल टाइटल क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब क्या किया मिस्टर कीसिंग ने? सोचा है कैसा टॉपिक दिया जाए जिसके ऊपर ये नहीं लिख पाएंगी ऐसे, और टॉपिक क्या दिया इस बार? टॉपिक का नेम था क्वैक 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 सेट मिस्टर चैटर बॉक्स। ये टॉपिक था जिस पर उसको मिस्टर कीसिंग ने ऐसे लिखने को दिया था एने फ्रैंक को। सो एने रोड दिस ऐसे इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। अपनी एक फ्रेंड की हेल्प से एने ने क्या किया? ऐसे लिखा, लेकिन किस में? एक पोएम फॉर्म में लिखा, एक पोएट्री फॉर्म में लिखा। इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड द फादर स्वान। और वो किसे थी? एक मदर डक के बारे में थी और उसके फादर स्वान के बारे थी। वो पोएम का टॉपिक इन्होंने इसमें क्या दिया? द फादर बिट द 3 डकलिंग्स टू डेथ बिकॉज दे क्वैक टू मच। क्या किया उस फादर ने कि अपने 3 डकलिंग जो थे उनको मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे। सो इट वॉज अ सटायर ऑन मिस्टर कीसिंग। ये जो उन्होंने पोएम जो थी मिस्टर कीसिंग को ये बताने के लिए की थी कि जो उन्होंने किया है उनकी बातों से एने फ्रैंक को कैसा महसूस होता है। एक सटायर उन्होंने लिखा, बट ही टुक द जोक इन द राइट वे एंड रीड द पोएम टू द क्लास एंड अदर क्लासेस आल्सो। लेकिन उनकी उस पोएम को, उस जोक को मिस्टर कीसिंग जो थे उन्होंने बहुत ही राइट वे में लिया। उस पोएम को ना सिर्फ खुद पढ़ा बल्कि उनकी क्लास को भी पढ़ के सुनाया और अदर क्लासेस को पढ़ के सुनाया। उसके बाद मिस्टर कीसिंग ने अलाउड कर दिया एने फ्रैंक को दैट शी कैन टॉक इन द क्लास एंड नेवर अगेन गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क। तो आपका जो चैप्टर है यहाँ पर एंड होता है कि उनके जो टीचर थे मिस्टर कीसिंग, उन्होंने फिर कभी इनको बोलने से मना नहीं किया। सो गाइस, आई होप दैट यू गाइस मस्ट अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। एंड गाइस, इफ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल, आपकी अभी भी देर नहीं हुई है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।